विष के हेड किसको कहेंगे? विस्पति को कहेंगे। और जन के हेड को क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है। अब जन के बाद क्या होता है कि जनपद होता है। क्या होता है? जनपद। ठीक। उसके बाद जो है महाजनपद का फॉर्मेशन होगा। ठीक। ये सारे के सारे चीजें का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो स्टेट का फॉर्मेशन हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब स्टेट के फॉर्मेशन के बाद जो है हमारे पास स्टेट है। तो इस स्टेट को रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिसोर्स होने चाहिए। और उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो रिसोर्स को कैसे कलेक्ट करता था? बाय द टैक्स। अभी भी कोई भी स्टेट को रन करने के लिए हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो उस समय एक ही टैक्स था जिसको हम लोग कहते थे बलि। उस टैक्स का क्या नाम दिया गया था? बलि दिया गया था। और बलि जो है ना ये कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट ए कंपलसरी। ये जो है ऑप्शनल था। अगर कोई राजा के पास पहुंचा तो राजा को सम्मान के ऊपर कुछ पेश कर दिया तो उसी को हम लोग बलि टैक्स कहते थे। ठीक है। तो ये हो गया एक ही प्रकार का टैक्स होता था। दूसरी बात है तो उस समय राजा जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता था। राजा जो है ना खुद से सारे फैसले नहीं लेता था। राजा संप्रभु नहीं था। राजा के डिसीजन जो है उस सभा और समिति के द्वारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, राजा जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर होकर काम करता था, यानी कि उससे वो फ्री नहीं था। जैसे बाद के राजाओं के पास क्या है? खुद की पावर होती थी, लेकिन अभी के राजा के पास खुद की पावर नहीं है। वो सभा और समिति में कर सकता है। जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में एक इंस्टीट्यूशन है सभा, दूसरी है समिति। ठीक है। अब सभा और समिति जो है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और राजा जो है इसके कंट्रोल में, इसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। अब जैसे हम लोग अभी सभा को समझते हैं तो हमें लगता है ईच एंड एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन दैट। सब के सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नहीं। सभा जो है ना कुछ लोगों के लिए था जिनके पास अपना एक अचीवमेंट है, फिक्स अचीवमेंट है, यानी फिक्स क्राइटेरिया था कि यही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट इज नॉट फॉर ऑल। ठीक है। इट इज नॉट फॉर ऑल। इट इज नॉट फॉर ऑल। ठीक है। और समिति क्या था? इट इज फॉर ऑल। ये सब के लिए ओपन था। अब जब हम ओपन कर रहे हैं तो इस समय क्या है ना कि इसमें फीमेल भी पार्टिसिपेट करते थे, महिलाएं भी पार्टिसिपेट करते थे। महिलाओं को पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। ये समझ गए हम लोग? इसमें कोई इशू भी? मिटाओ इसको, लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। मेरा राइटिंग बहुत गंदा होता है, बाद में घर में जाके पता ही नहीं चलना है कुछ। चलो मैं तो अपना बात बता देखो, हम जो है ना जैसे वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन में कोई एग्रीकल्चर नहीं था। एग्रीकल्चर का मतलब होता है तीन चार चीज़ें। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि लैंड कैसा है। तो हम जानते हैं कि लैंड फर्टाइल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जब कभी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो पेड़ के तने बहुत मोटे मोटे होंगे, और उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? लोहे के औजार होने चाहिए। और अभी तक तो लोहे आया नहीं है मार्केट में। ठीक है। लोहा कब आएगा? 1000 to 500 BC के आसपास आएगा, मगर अभी आया नहीं है। तो लैंड को हम फॉर्मली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के वीक होने का कंडीशन समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड है कि हम टूल्स क्या यूज कर रहे हैं, क्या टूल्स को यूज हो रहा है? तो प्लॉग को तो यूज किया जा रहा है।
प्लॉग को यूज किया जाए। तो प्लॉग का जो है ना कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो भी है लिटरेरी एविडेंस है। जैसे हमने बोला कि सीता किसको बोलते हैं, प्लॉग लेग को बोलते हैं, कीवांस किसको बोलते हैं, जो प्लॉग मैन है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे जो है कि हमारे पास टूल्स तो है बट उसको यूज करने की हमारी कैपेसिटी जो है प्रूव नहीं होती है। अब तीसरी चीज पे चलते हैं, कंजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, कंजर्वेशन करेंगे तभी तो एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगी। तो कंजर्वेशन के लिए, इरिगेशन के लिए हम लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने कहा हुआ नहीं बारिश के पानी से हमको सिंचाई नहीं करना है, बारिश हो जाएगी तो सिंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है ना मोस्टली हम लोग कुल्लिया को यूज करते थे इरिगेशन के लिए। कुल्लिया का मतलब होता है कुआं, कुल्लिया का क्या मतलब होता है, कुआं, कुआं का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी जो चीज़ है हम लोग एक फर्टिलाइजर का यूज करते थे, इसके भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, हमारे पास लिटरेरी एविडेंस है। और उसको जो फर्टिलाइजर था या फर्टिलाइजर टाइप का कुछ होगा उसको हम लोग कहते थे करीसू। क्या कहते थे, करीसू, ठीक है। ये फर्टिलाइजर टाइप का था। अब सारी बातें हो गई, उसके बाद हमको देखना है कि हमारा जो है क्रॉप क्या है। अगर किसी एरिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग तरह के क्रॉप को उत्पादन किया जा रहा है, इट मीन्स ये दिखाता है कि हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक क्रॉप की हमको जानकारी मिलती है और उसको हम लोग कहते हैं यब या बार्ली। बार्ली जिसको जौ कहते हैं, सिर्फ जौ का। तो एग्रीकल्चर तो वीक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इस एज में जो है काव का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। काव का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि उस समय काव को अधनिया कहते थे। क्या कहते हैं, अधनिया। अधनिया का मतलब है जिसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की या नुकसान पहुंचाया या हत्या की तो उसको मृत्युदंड तक सजा दी जा सकती है। आज भी इसीलिए हमारे लिए गाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाय के रेशों पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है। तो अधनिया कहते थे। और गाय को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि हर किसी के साथ गाय को एसोसिएट किया जाता था। जैसे अगर किसी को राजा कहना है तो उसको गौपत बोलते थे, जो गायों का स्वामी है। जो धनी है उसको गौमत कहते थे, यानी ये रिच है। अगर जैसे उस समय जो है ना डॉक्टर के पास होते थे गाय, यानी डॉक्टर का राइट होता था गाय पे, तो इसीलिए उसको दुहिता कहते थे। जो बैटल्स उस समय होते थे उस बैटल्स को कहते थे गविष्ठी। और बैटल्स, गविष्ठी का मतलब क्या होता है, इन द सर्च ऑफ काउ, यानी कि गायों की खोज के लिए लड़ाइयाँ हो रही है, एक्सपीडिशन हो रही है। तो काउ का इम्पोर्टेंस है, पूरी तरीके से हमको दिख रहा है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस, जैसे टाइम को इंडिकेट करना है तो गौधूली वेला कहेंगे। तो काउ इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। समझ गए काउ का इम्पोर्टेंस। तो अभी का जो पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो जो है ना ट्राइबल सिस्टम है। ट्राइबल सिस्टम में जैसे हमारे पास पशु होते हैं, हम क्या करते हैं, वन पैलेस टू अनदर पैलेस जो है हमेशा घूमते रहते हैं। मतलब क्रॉप पे यहाँ पे बस वही बार्ली, हम बार्ली और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। मिटाओ इसको, इसमें क्या लिखोगे, लिख लो 2-3 लाइन तो अपने। South of importance. उस समय जो है ना करेंसी के रूप में निस्क को यूज किया जाता था। हाँ, अब वो
क्या होता था उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन करेंसी के जिक्र जरूर होता है, इसको निस्क कहा जाता था। ओके, हम कल करवाता हूँ आगे, ठीक। निस्क, इसका रिलीजन वाला पार्ट बचा था वो आगे